देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा था और यह जो है लेक्चर नंबर कितना है तो 12 है। कितना है? लेक्चर नंबर 12 है। अगर आप लोग 1 से लेके 11 तक लेक्चर नहीं देखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज का तो जाके जरूर देखिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कितनी होती है? 7 होती है मूल भौतिक राशियों की संख्या। ओके आगे देखते हैं। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? कैंडला। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडला। ओके आगे देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ओके आगे देखते हैं। एक पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। ओके कोई दिक्कत नहीं है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। ठीक है अब समझिएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा बार होता है। क्या होता है? बार होता है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। 16 तारीख के एग्जाम में इसका मात्रक पूछा था जो कि कूलाम होता है। ओके आगे देखते हैं। कार और ऊर्जा। कार और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? होता है जूल। कार और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओके आगे देखते हैं। एमकेएस प्रणाली में एमकेएस बोल रहा है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है एमकेएस प्रणाली में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा त्वरण कैसी राशि है ये भी पूछेगा आपसे। त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। मूल भौतिक राशि। देखिए मूल भौतिक राशियों की संख्या हम कितनी बोले थे? तो 7 होती है। अब देखिए 7 मूल भौतिक राशि की संख्या ध्यान से समझिएगा। ओके कौन कौन है? तो लंबाई होती है, द्रव्यमान होती है, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है? तो ये सब जो है मूल भौतिक राशि है जिसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा कि इसको दर्शाया कैसे जाता है। लंबाई को किस में नापते हैं? किस में दर्शाते हैं? दर्शाने की बात बोलेगा तो मीटर में। मीटर को एम से दर्शाते हैं। ओके तो लंबाई का मात्रक बोल दिया तो मीटर। अब मीटर को किस में दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक बोल दिया तो किलोग्राम। किलोग्राम को किस में दर्शाते हैं? केजी में दर्शाते हैं। ओके समय का मात्रक पूछ लिया। ठीक है समय का मात्रक क्या होगा? तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। यहां सेकेंड कर लीजिएगा। ओके सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड को किसे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। ओके आगे देखते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर को किसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। एम्पियर को किसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ताप। ठीक है ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। और केल्विन को के से दर्शाते हैं। ओके ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आगे देखना है। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मात्रक मोल होता है। और इसको किस में दर्शाते हैं? तो MOL से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक पूछ लिया आपसे। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? कैंडला। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडला। और कैंडला को CD से दर्शाते हैं। कैंडला को CD से दर्शाते हैं। तो भौतिक राशियों की संख्या 7। ये सब भौतिक राशि ही थी। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा ये आपको याद रखना है। हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक हेक्सा बराबर कितना होता है घात में? तो 10 पे पावर 18। 10 पे पावर 18 एक हेक्सा बराबर होता है। ओके एक पेटा बराबर कितना होता है? 10 पे पावर 15। 10 पे पावर 15 एक पेटा होता है। ओके एक टेरा कितना होता है? तो 10 पे पावर 12। 10 पे पावर 12। ओके एक गीगा कितना होता है? तो 10 पे पावर 9। एक गीगा कितना होता है? 10 पे पावर 9।
ओके, एक मेगा कितना होता है 10 पे पावर 6, एक मेगा कितना होता है 10 पे पावर 6। ओके, एक किलो कितना है तो 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज नोटिस किए, देखिएगा हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इस तरह से हो रहा है। देखिए एक चीज नोटिस करिएगा कि हेक्सा 10 पे पावर 18 हुआ, पेटा 10 पावर 15 हुआ, मतलब कि 3 का कमी हो रहा है। देखते हैं दाब का ऐसा ही मात्रक, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। ओके, आवेग, आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन सेकेंड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख के जाना है। ओके, वायुमंडल, वायुमंडल की ओजोन परत, ठीक है, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई जो हम लोग नापते हैं वो किससे नापा जाता है डॉप्सन से नापते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं डॉप्सन से नापते हैं। ओके, आगे देखते हैं एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से क्या नापते हैं, ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, यहाँ अल्टीमीटर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल देते हैं। अल्टीमीटर से हम लोग नापते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किस में करते हैं ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि की तीव्रता नापने में, ध्वनि की तीव्रता नापने में। ओके, आगे देखते हैं एरोमीटर, एरोमीटर का इस्तेमाल किस में करते हैं तो वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व नापने में, वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व नापने में एरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जाने वक्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ओके, आगे बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं तो वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से क्या नापते हैं वायुमंडलीय दाब। तो आपसे बोलेगा कि वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं तो बैरोमीटर से नापते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उष्मीय विकिरण किससे नापते हैं बोलोमीटर से नापते हैं। उष्मीय विकिरण किस में नापते हैं बोलोमीटर में नापते हैं। ओके, उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा किस में नापते हैं कैलोरीमीटर में नापते हैं। उष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर में नापते हैं। ओके, आगे देखते हैं समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापने में किसका इस्तेमाल करते हैं फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता बोल रहा है दिशा बोल रहा है, ये सब आपको बताना है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता बोले दिशा बोले तो गैल्वेनोमीटर आपको मारना है। ओके, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं तो वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व, वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व या फिर द्रव का अपेक्षित घनत्व बोलिए, वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व बोलिए, ये सब क्या है ये सब हाइड्रोमीटर से नापते हैं। लेकिन घनत्व नहीं दे दिया, ठीक है, और आर्द्रता सिर्फ दे दिया घनत्व की जगह, तो क्या मारेंगे हैग्रो मारिएगा, क्या मारेंगे हैग्रोमीटर मारिएगा। जैसे कि वस्तुओं का या फिर द्रव का अपेक्षित आर्द्रता नापने में किसका इस्तेमाल करते हैं तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और द्रव या वस्तुओं की अपेक्षित घनत्व किस में नापते हैं तो हाइड्रोमीटर में नापते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखना, घनत्व देगा तो हाइड्रोमीटर, आर्द्रता देगा तो हाइग्रोमीटर। ओके, आगे देखते हैं, यहां से देखने वाले हैं बायोलॉजी, ध्यान समझिएगा। पादप में, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, पादप में किस संरचना के द्वारा, पादप में किस संरचना के द्वारा जो है जल ऊपर चढ़ता है। पादप जो होते हैं मतलब पौधे, पादप मतलब क्या होगा पौधे, पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। तो पादप में जो है मतलब पेड़ पौधे में जो ऊपर जल चढ़ता है, किसके द्वारा जल चढ़ता है तो जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा जाइलम के द्वारा चढ़ता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग की प्रकाश में अधिक होती है तो क्या बोलेंगे मारिएगा लाल रंग, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में होती है। लाल रंग में, कोई भी हरा रंग मार के मत आइएगा, हरा रंग में नहीं होता प्रकाश संश्लेषण, लाल रंग में होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं भूमि की उर्वरता, भूमि की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु का नाम बताना है। जो भूमि की उर्वरता को घटा दे वैसे जीवाणु कौन है तो क्या बोलेंगे थायोबैसिलस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन,
थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन ऐसे जीवाणु है जो भूमि की उर्वरता को घटा देता है। ओके, आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के सूचक। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण के सूचक में कौन आते हैं? तो आते हैं लाइकन। वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? लाइकेन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अंडा से विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं? जिसमें अंडाशय नहीं रहते। विहीन मतलब क्या होगा? नहीं रहना। ओके, तो अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ओके, बरगद की शाखा से निकलने वाले जड़ों या जड़, ठीक है, बरगद की शाखा से निकलने वाले जड़ को क्या बोलते हैं? कौन सा मूल बोलते हैं? कौन सा जड़ बोलते हैं? तो स्तंभ मूल बोलते हैं। वो जो बरगद नहीं होता है, बरगद पे लटक के जो झुलवा झुल करते हैं लटक के, वो क्या है? वो स्तंभ मूल है। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभ मूल कहते हैं, बरगद वाला में क्या बोलते थे? स्तंभ मूल कहते थे। अब देखिएगा, गेहूं धान जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? बोलेगा क्वेश्चन, गेहूं धान जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़ पाई जाती है। गेहूं धान जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़ें पाई जाती है। ओके, गेहूं धान जौ में तंतुमय जड़ें पाई जाती है। रेशेदार तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? रेशेदार तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? तो एक बीज पत्री पौधे में पाया जाता है। एक बीज पत्री में रेशेदार जड़ तंत्र पाए जाते हैं। ओके, अब देखिएगा लहसुन प्याज के प्रमुख भाग देखना है, प्रयोग वाले भाग। तो लहसुन प्याज के ऐसे कौन से भाग है जिसको हम खाते हैं? तो सल्ककंद खाते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं सल्ककंद का प्रयोग करते हैं। तो लहसुन प्याज क्या है? सल्ककंद है। ओके, हल्दी अदरक क्या है? परकंद है। हल्दी अदरक क्या है? परकंद है। ओके, देखिएगा अरबी जिमीकंद ये सब क्या है? धनकंद है। आलू क्या है? कंद स्तंभकंद, ये दोनों है। ओके, आलू क्या है? कंद स्तंभकंद, ये दोनों है। ये सब क्या है? प्रयोग करने वाले भाग है। ओके, ये सब का कोई दिक्कत नहीं। आप देखने वाले हैं एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एल्बर्ट है। ओके, रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। अल्पस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक। अल्पस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबकल जो है एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं काकेकस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। ओके, अवशिष्ट पर्वत। अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं कि इस पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ओके, जैसे कि अवशिष्ट पर्वत में कौन कौन से ऐसे पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं, वो देखने वाले हैं। देखिएगा, अरावली पर्वत कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, जो कि राजस्थान में है और ये सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत है। कौन सी? तो अरावली पर्वत। ये सब अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। पारसनाथ के पर्वत ये भी अवशिष्ट पर्वत है। पारसनाथ के पर्वत अवशिष्ट पर्वत है कहाँ पे? झारखंड में है। पारसनाथ के पर्वत झारखंड में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सतपुरा विंध्याचल पर्वत, ये सब भी कौन सी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। सतपुरा विंध्याचल पर्वत कौन सी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ब्लॉक पर्वत में कौन कौन आते हैं? देखिएगा, सतपुरा जो एमपी में है ये ब्लॉक पर्वत है। सतपुरा जो एमपी में है, सतपुरा वाला जो पर्वत है जो एमपी में है, ये कौन सी पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। सॉल्ट रेंज पर्वत कौन सी पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। लेकिन सॉल्ट रेंज पर्वत है कहाँ पे? पाकिस्तान में है। सेंघा नमक पर्वत कहाँ पर यह है? पाकिस्तान में है। सॉल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान, सेंघा नमक पर्वत पाकिस्तान में है। ओके, सेंघा नमक और सॉल्ट रेंज ये दोनों ब्लॉक पर्वत है। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन सी पर्वत है? तो
ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन से पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है कहाँ पे? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? जर्मनी में है। ओके, सियरा नेवादा पर्वत कहाँ पे है? अमेरिका में है। सियरा नेवादा पर्वत कहाँ पे है? अमेरिका में है। ओके, ये चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या देखे? अवशिष्ट पर्वत देखे, ब्लॉक पर्वत देखे। ओके, अब देखिएगा आगे, अब देखने वाले हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत समझिएगा। कोटोपेक्सी कौन सी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है कहाँ पे? कोटोपेक्सी तो इक्वेडोर में है। कोटोपेक्सी कहाँ पे है? इक्वेडोर में है। ओके, ओजस डेल सलाडो ये कौन सी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, और यह जो है शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। ओजस डेल सलाडो शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना। विसुवियत और सिसिली कौन सी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। विसुवियत सिसिली कौन सी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। ओके, फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है, जो कि एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत है तो ज्वालामुखी होगा। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, आगे देखते हैं माउंट किलायू ये कहाँ है? ये भी ज्वालामुखी पर्वत है कहाँ पे? तो हवाई द्वीप में है। माउंट किलायू पर्वत जो है कहाँ पे है? हवाई द्वीप में है। माउंट पोपा पर्वत कहाँ पे है? म्यांमार में है। माउंट पोपा पर्वत कहाँ पर है? म्यांमार में है। ओके, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तो माउंट किलिमंजारो जो है एक शांत ज्वालामुखी है, याद रखिएगा ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, जो एक शांत ज्वालामुखी है। ये चीज याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बैरन ज्वालामुखी। ये है कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये सब टॉपिक आप लोग को देख के जाना है। अगर हम यहाँ से भी जाएंगे तो आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके ये सब टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, और पढ़ लेने के बाद जो है आराम से एग्जाम दीजिएगा आप। ओके, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया या नहीं आया। ओके, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, ये वर्मा लेक्चर है, आप लोग को सब देख के जाना। ओके, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।